अपनी अपनी स्टडीज कर रहे होंगे। आज हम डायरेक्ट मोनेटाइजेशन डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने ये सुन ही रखा होगा कि लॉकडाउन के कारण हमारे देश की इकोनॉमी एडवर्स इम्पैक्ट पड़ा है उस पे, क्योंकि लोगों के पास जो है इनकम डिक्रीज हुई है और उसकी वजह से उनकी परचेजिंग पावर कम हुई है। इसी वजह से कंजम्पशन लेवल भी हमारा डाउन हुआ है। तो इस चीज को हम समझेंगे। ओके, अब आप लोगों ने हाल ही में ये भी सुना होगा कि आरबीआई ने फाइनेंशियल मार्केट में सरकारी बॉन्ड खरीदकर वहां पर तरलता को बढ़ा रही है। ओके, ताकि लोगों के पास पैसा रहे। जब पैसा रहेगा तभी वो कुछ खरीद पाएंगे और इससे ही इकोनॉमी में डिमांड जनरेट होती है। ओके, इसी बीच आप लोगों ने जो मेन न्यूज है वो ये है कि अभी क्या हुआ है कि हमारी सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के जो कुल फिस्कल डेफिसिट है वो 15% तक होने का अनुमान लगाया जा रहा है, जीडीपी के 15% होने का, जबकि जो परमिशिबल लिमिट है एफआरबीएम एक्ट में, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट जो एक्ट है, उसमें सिर्फ 6% परमिशिबल लिमिट है। ओके, तो इन सर्कमस्टांसेस में कुछ इकोनॉमिस्ट जो हैं वो डायरेक्ट मोनेटाइजेशन की पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करने की बात कर रहे हैं। तो आपको ये मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि कोविड-19 की क्राइसिस से पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एस्टिमेटेड फिस्कल डेफिसिट था फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए, वो जीडीपी के 3.5% था, जो कि खुद ही में अपने आप में ही ज्यादा माना जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि सरकार इसको कैसे पूरा करेगी। तो हम आज बेसिकली यही सब चीजें समझेंगे और इसको जानने से पहले हम थोड़ा सा गवर्नमेंट के जो फिस्कल डेफिसिट है उसके बारे में जान लेते हैं। ओके, तो गवर्नमेंट का देखिए जो फिस्कल डेफिसिट होता है वो बेसिकली 3 टाइप का होता है, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। ओके, तो जो हमारा फिस्कल डेफिसिट हमारा यहाँ पे मेजर कंसर्न है यही हम जानेंगे। बाकी रेवेन्यू और फिस्कल डेफिसिट जो है मतलब रेवेन्यू और प्राइमरी डेफिसिट जो है उसको हम डिस्कस करते रहेंगे। पर जो हमारा यहाँ पे मेन मोटो है उसको कि हमारा फिस्कल डेफिसिट कैसे है, क्योंकि हमारा फिस्कल डेफिसिट ही अभी जो टॉपिक था वो यही है कि कंसर्न है। ओके, तो हम इसको देखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए जो फिस्कल डेफिसिट होता है वो ये बताता है कि किसी फाइनेंशियल ईयर में हमारे गवर्नमेंट की कुल आमदनी और उसके कुल खर्च में कितना अंतर है। और कुल आमदनी को हम कैसे मेजर करते हैं, उसकी बोरोइंग को हटा कर देखते हैं। मींस हमारा जो फिस्कल डेफिसिट होता है वो गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर और उसके टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग का डिफरेंस होता है। ओके, तो देखिए जैसा कि हमने यहाँ पे सेकंड में ये शो किया है कि फिस्कल डेफिसिट जो होता है वो हमारा क्या होता है, गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस नॉन डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स। ओके, तो ये होता है हमारा फिस्कल डेफिसिट। इसके बढ़ने का ये मतलब होता है कि हमारे गवर्नमेंट की जो है बोरोइंग उधारी बढ़ रही है। अब अगर बोरोइंग बढ़ेगा तो उस पर इंटरेस्ट पेमेंट भी बढ़ेगा। ओके, और गवर्नमेंट लोन के बोझ से दब सकती है और उसके जो सारे एस्टिमेट्स हैं वो गड़बड़ हो सकते हैं। और ये जो फिस्कल डेफिसिट है इसे हम हमेशा जीडीपी के टर्म्स में मेजर करते हैं। ओके, तो ये क्या होता है कि ये हमारे गवर्नमेंट के जो है सभी सोर्सेज से टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट को इंडिकेट करता है। ओके, तो फाइनेंशियल साइड में कैसे हो सकता है कि ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट इक्वल टू क्या होगा, नेट बोरोइंग एट होम। ओके, मतलब टोटल, और नेट बोरोइंग एट होम प्लस बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई प्लस बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड। ओके, तो अब ये तो हो गया फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। अब सपोज कर लीजिए कि इसको कम करने के लिए हमारे यहाँ जो इंडिया में है वो सरकार कैसे इसको कम करती है, तो उसी को जो हम कम करने के लिए, जैसे आप रियल लाइफ में देखेंगे अगर, तो गवर्नमेंट हम क्या करते हैं कि हम अपने सपोज कर लीजिए कोई आदमी है उसने उधार लिया है। ओके, और वो क्या करेगा कि अपने इस उधार को चुकाने के लिए वो किसी और से कर्ज ले लेता है, सपोज कर लीजिए अपने फादर से ले लेता है। पर ये है कि वो टोटल तो उसके ऊपर उधार बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो उसी डेफिसिट को चुकाने के लिए हम क्या करते हैं, डेफिसिट फाइनेंसिंग। अब जान लेते हैं कि डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होती है।
तो सरकार इस डेफिसिट को कम करने के लिए इसकी फाइनेंसिंग करती है, जिसे हम डेफिसिट फाइनेंसिंग करते हैं कहते हैं। इसकी जो एक आपको हम बता देना चाहते हैं कि इसकी एक डेफिनेशन है जो हमारे जो पहले का प्लानिंग कमीशन था उसने दी थी। उसने ये बताया था कि ये एक एडिशन होता है किसमें, ग्रॉस नेशनल एक्सपेंडिचर में, ओके, थ्रू बजट डेफिसिट्स, चाहे वो डेफिसिट किस पे है, कैपिटल अकाउंट पे हो या रेवेन्यू अकाउंट पे हो, ओके। तो ये डेफिसिट जो है फाइनेंस 3 टाइप से किया जाता है। कौन कौन से टाइप्स हैं उसको जान लेते हैं। प्रिंटिंग न्यू करेंसी नोट्स, बोरोइंग फ्रॉम इंटरनल सोर्सेज, बोरोइंग फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज। अब इसको हम एक एक करके जान लेते हैं कि ये बेसिकली होता क्या है और हमारा डायरेक्ट मोनेटाइजेशन से ये सब बताने का कनेक्शन क्या है, ओके। तो देखिए, जो प्रिंटिंग न्यू करेंसी नोट्स होती है इसी को बेसिकली हम डायरेक्ट मोनेटाइजेशन कहते हैं। तो इंडिया में क्या होता है कि जो नोटों की प्रिंटिंग होती है वो मिनिमम रिजर्व सिस्टम पे के तहत होती है, मतलब न्यूनतम आरक्षित प्रणाली उसे हिंदी में कहते हैं, इसके तहत किया जाता है। और ये 1957 से ही हमारी कंट्री में लागू है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि आरबीआई 200 अभी जो करंट में है सिस्टम की 200 करोड़ रुपए का अपने पास हमेशा रिजर्व रखती है। और ये 200 हैं, इसमें कुछ पैसे का इसे कुछ पैसे के बराबर इसको सोना रखना पड़ता है और कुछ में फॉरेन एसेट्स रखने पड़ते हैं, ओके। तो दूसरा होता है बोरोइंग फ्रॉम इंटरनल सोर्सेज, जैसे कि आरबीआई से हम ले लें, जनरल पब्लिक से ले लें, एडहॉक ट्रेजरी बिल्स के थ्रू या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड्स के थ्रू। तो इसको हम थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे होता है। जैसे सेंट्रल जो इंडिया में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट बोरोइंग उधार के लिए बॉन्ड जो कि डेटेड सिक्योरिटीज होती हैं और टी बिल्स दोनों जारी करती है। मतलब गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट वो टी बिल्स और जो बॉन्ड है वो दोनों जारी कर सकती है, जबकि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सिर्फ बॉन्ड जारी करती है। अब बॉन्ड और टी बिल में क्या डिफरेंस होता है ये थोड़ा सा हम जान लेते हैं। टी बिल्स जो होता है उसकी जो अवधि होती है वो 1 साल से कम होती है, यानी कि ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जबकि बॉन्ड जो होता है लॉन्ग टर्म होता है, मतलब दीर्घावधिक होता है। और इसका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो फिक्स्ड या फ्लोटिंग हो सकता है, जिसका जो भुगतान होता है अंकित मूल्य पे उसके किया जाता है। उस पे जो होता है प्राइस जो होती है वो मेंशन्ड होती है और उसी के मूल्य पे उसका किया जाता है। अब जो थर्ड है वो ये है कि बोरोइंग फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज, जैसे कि हम आईएमएफ से ले लें, वर्ल्ड बैंक से ले लें या फिर अमेरिका जैसे डेवलप्ड कंट्रीज से ले लें। तो इस ये तो डेफिसिट फाइनेंसिंग हो गई, ठीक है। हम इसका अब ये जानेंगे कि ये होता कैसे था और ये हमारे यहाँ कैसे इसका सिस्टम रहा है, मतलब इसका बैकग्राउंड क्या रहा है, ओके। तो देखिए 1997 से पहले हमारे यहाँ जो था वो डेब्ट का ऑटोमेटिक मोनेटाइजेशन होता था। हम आरबीआई के पास जाते थे, आरबीआई हमारा पैसा हमें सरकार को दे देता था और सरकार अपने कर्जे उस तरह भर लेती थी। तो ये होता कैसे था, 91 डेज के नॉन मार्केटेबल एडहॉक ट्रेजरी बिल्स जो सरकार आरबीआई को दे देती थी। पर इससे क्या होता था कि धीरे धीरे करके हमारे खर्चे इतने बढ़ते गए कि हमें 1991 का क्राइसिस देखना पड़ गया। पर इसको क्या हुआ कि इसके बाद हमारे इकोनॉमी में काफी रिफॉर्म्स हुए। आप जानते ही हैं, एलपीजी आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो उसी दौरान जब हमारी इकोनॉमी को इम्प्रूव करने का टाइम चल रहा था तो उस टाइम डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हमारे पीएम भी रहे थे, वो उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर थे और सी रंगराजन जो है वो आरबीआई के गवर्नर थे। तो इन लोगों ने इस फैसिलिटी को 1997 से कहा कि इसको हम खत्म कर देते हैं। तो अब थोड़ा सा हम वेज एंड मीन्स एडवांसेस के बारे में जान लेते हैं कि ये होता क्या है। देखिए, सरकार जो है पूरे फाइनेंशियल ईयर का बजट बनाती है। जब बजट तो सरकार पेश करती है ना उसी टाइम, तो इस समय यह अनुमान लगाती है कि हर महीने वो कितना पैसा खर्च करेगी किसी प्रोग्राम पे। सपोज कर लीजिए कोई स्कीम चल रही हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो वो सपोज कर लीजिए उस पे पैसा खर्च कर रही है। तो ये पैसा वो हर महीने के हिसाब से इशू करती है कि इस महीने हमारा इतना खर्च होगा, इस महीने इतना खर्च होगा। तो उस हिसाब से वो अपना एक एस्टिमेट बनाती है। पर कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि उसके पास पैसे की कमी पड़ जाती है। तो वो इन केस में क्या करती है, इन सर्कमस्टांसेस में
कि वो सरकार मार्केट से न लोन लेके वो आरबीआई से वेज एंड मीन्स एडवांसेस के थ्रू लोन लेती है। और जो इस वेज एंड मीन्स एडवांसेस के थ्रू होता है लोन, वो कोलेटरल फ्री होता है, मतलब इसमें सरकार को कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ता है, कोई बॉन्ड वगैरह नहीं। और इसके जो चुकाने की अवधि होती है वो कितना होता है, 3 मंथ्स का होता है। ओके, तो ये जो वेज एंड मीन्स एडवांसेस हैं, इसको आरबीआई एक्ट के सेक्शन 17(5) के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट को ये लोन देने का प्रावधान रखा गया है। ओके, पर आरबीआई यह कितने टाइम के लिए मतलब कि और कितने उसकी लिमिट क्या होगी वेज एंड मीन्स एडवांसेस के थ्रू जो लोन लिया जाएगा, वो गवर्नमेंट के साथ मिलके दोनों लोग आपस में डिसाइड करते हैं। पर यह है कि ये लोन अभी उसकी एक लिमिट है कि वो 3 मंथ्स में ही उसको रिपे करना होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए कि अगर सरकार 30 डेज के लिए या लेते हैं 90 डेज के लिए अगर कोई 100 रुपए का लोन लेती है, तो उसे अगर सपोज के लिए 3 मंथ्स में ना पे कर पाए तो क्या होगा। इस केस में ये होता है कि आरबीआई सरकार से जो करंट रेपो रेट होता है उससे 1% ज्यादा वो चार्ज करती है इंटरेस्ट। ओके, पर ये देखा गया टाइम के साथ कि ये सिस्टम भी काम नहीं कर रहा है। ओके, तो हम लोगों की सरकार ने 2003 में एफआरबीएम एक्ट को लागू किया और इसने इस सिस्टम को धीरे-धीरे कहा कि नहीं, आपका ऐसे फिस्कल डेफिसिट बढ़ता जाएगा और आप इस तरह लोन लेते जाएंगे। ओके, तो इस सिस्टम को खत्म कर दिया। तो आपने ये देख लिया कि नॉर्मल टाइम्स में कैसे गवर्नमेंट जो है वो मार्केट से बोरो करती है बॉन्ड सेल करके, और जो डेफिसिट को जो बात आती है कि वो डायरेक्ट मोनेटाइजेशन में फाइनेंसिंग की डेफिसिट कैसे होती है, आरबीआई मनी प्रिंट करती है इस डेट को। तो अब जो है सरकार को ऐसा करने के लिए कुछ इकोनॉमिस्ट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखिए जो हमारा ये जो एफआरबीएम एक्ट 2003 था, इसमें कुछ क्लॉजेस बनाए गए थे, जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी में, एक्ट ऑफ वॉर में, नेशनल कैलामिटी में जो कि अभी कोविड जैसा चल रहा है, या फिर आपका एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो टोटली कोलैप्स हो जाए। ओके, तो उस केस में, या फिर इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने हो, सपोज कर लीजिए जीएसटी के साथ साथ और कोई रिफॉर्म करना हो, वो करना हो, या फिर आपका रियल आउटपुट ग्रोथ जो है वो डिक्लाइन हो गया हो, तो इस केस में आप आरबीआई के पास ये मतलब कि पावर दी गई थी एफआरबीएम एक्ट के थ्रू कि वो ऐसा गवर्नमेंट के कहने पे कर सकता है। ओके, पर इसकी लिमिटेशंस क्या-क्या हो सकती हैं? देखिए, इसके लिमिटेशंस में या फिर प्रॉब्लम्स में जो होता है डायरेक्ट मोनेटाइजेशन के, वो क्या होता है, सपोज कर लीजिए कि आरबीआई ने पैसे छाप दिए, तो अब लोगों के पास लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। अब लिक्विडिटी बढ़ जाएगी तो हाई इन्फ्लेशन हो जाएगा, क्योंकि लोगों में के पास पैसा आएगा और वो चीज़ों को खरीदने के लिए जाएँगे। पर अगर सपोज कर लीजिए कि उतनी चीज़ें ही ना हो, तो सप्लाई स्कार्सिटी की फेस करनी पड़ेगी लोगों को, तो इसलिए हाई इन्फ्लेशन हो जाता है। ओके, और जो नेक्स्ट हो सकता है वो डिवैल्यूएशन करेंसी हो सकती है। हमारी जो करेंसी की वैल्यू होती है वो डॉलर के या फिर किसी और करेंसी के, अभी तो फिलहाल डॉलर को ही इंटरनेशनल लेवल पे एक बेंचमार्क माना जाता है, तो उसके अगेंस्ट गिर जाती है, तो उससे हमारा काफ़ी नुकसान हो सकता है। हमारे यहाँ की चीज़ें उधर महँगी लगने लग सकती हैं लोगों को। ओके, तो ये एक प्रॉब्लम ये होती है। या फिर जब ज़्यादा पैसे हो गए तो सरकार इनएफिशिएंट स्पेंडिंग भी कर सकती है। सपोज कर लीजिए कि वो त्योहार मनाए बहुत ज़्यादा, या फिर उसके पास और सब्सिडीज पे खर्च करे। ओके, और इसके साथ साथ क्या हो सकता है, हमारा फिजिकल डेफिसिट बढ़ सकता है। ओके, और इसके और 2-3 एक कारण है कि हमारे जो सेविंग्स हैं उस पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। मतलब कि जब इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो हमारी जो सेविंग्स होंगी वो ऑटोमेटिकली उनकी जो वैल्यू है वो घट जाएगी। ओके, तो फ्रेंड्स, ये आज का ये टॉपिक था, आप बताइएगा कैसा लगा?